हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। मैं नबील अहमद। आज मैंने सोचा एक चलिए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक है द डस्ट एक्सपोजर एंड डस्ट हैजर्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप का डस्ट हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, और उसमें से अगर देखा जाए जनरल डस्ट के बारे में, तो हमारा जो वुडन डस्ट है वर्कशॉप में कारपेंटर लोग काम करते हैं उसमें होता है। उसी तरीके से कोई मेटल्स का काम कर रहा है, ग्राइंडिंग कटिंग कर रहा है, उसमें भी डस्ट एक्सपोज होता है। सॉइल फिलिंग कर रहे हैं, कहीं बैक फिलिंग हो रहा है, वहाँ भी है। यहाँ पे कोई मैं हैजर्डियस सब्सटेंस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं जो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। जो जनरल डस्ट है जो हमारे लिए डे बाय डे हम लोग इनहेल करते हैं साइट पे। अब यहाँ बात आती है कि अगर हम इफ यू आर नॉट गोइंग टू द कंट्रोल सच द हैजर्डियस डस्ट, इट माइट बी कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी टाइप के डिजीज हो सकते हैं हमारे। अगर इफ आई एम द एक्सपोज विथ सच ए टाइप ऑफ द डस्ट, इट माइट बी कॉज ऑफ कैंसर, रेस्पिरेटरी कैंसर भी हो सकता है, सीवर डिजीज भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोगों को जानना है कि कैसे हम साइट पे डस्ट कंट्रोल करें। तो अगर हम बेसिक बात करें तो पहले तो इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले तो हम तो देखेंगे ई डस्ट ले लेते हैं, ए डस्ट ले लेते हैं। अगर ई डस्ट को इनहेलेबल, हमको देखना है कौन सा जो डस्ट है वो इनहेलेबल है, हम कर सकते हैं वेरी लो रिस्क में, ये हमको देखना है। सपोज डैट अगर सॉइल अगर हमारा इनहेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है लो रिस्क पे है। मगर वही चीज़ अगर कोई हजार्डियस सब्सटेंस है जो केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि सिलिका डस्ट है, ठीक है, या एस्बेस्टर डस्ट है, जिससे एल्बेस्टर से आपको एल्बेस्टोसिस होता है, सिलिका सिलिकोसिस डिजीज हो जाता है। तो वो डस्ट का एक अलग लॉ रेगुलेशंस है, लेजिस्लेशंस है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ई डस्ट कैटेगरी, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ए डस्ट का। ए डस्ट को बोलेंगे एल्वेली कॉमन, जो रिस्पिरेटरी जो होता है, एल्वेली कॉमन रिस्पिरेटरी, जो मतलब इनसाइड अगर जाता है तो इनसाइड जाने के बाद हमारे लंग्स में वो बैठ जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। और जब लॉन्ग टाइम एक्सपोजर होते हैं तो क्या होता है कि हम मतलब रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि अस्थमा हो जाता है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह का डिजीज हमारे पास मतलब पैदा हो सकता है अगर हम जो ए डस्ट है उसको कंट्रोल नहीं करते। ई डस्ट और ए डस्ट के बारे में। अब एल्वेली क्या होता है, हेयर होता है जो लंग्स में होता है, ठीक है। तो गॉड गिव अस द गुड गिफ्ट है ना, हम लोगों को भगवान ने, अल्लाह ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। सपोज डेट अगर हम इनहेल करते हैं तो एक तो नॉस्ट्रिल में जाता है फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेज में इसको हम बांट सकते हैं। तो पहला जो नोज में जाता है, नोज के अंदर में भी एक आपका हेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। अभी डिपेंड हम आगे बात करेंगे कि क्या उसका ये होता है, माइक्रोन क्या होता है उसका, कितना माइक्रोन तक आपका वो ये है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर उस माइक्रोन से ज़्यादा अगर आप जाता है तो फिर क्या होता है कि आपका जो थ्रोट है ना, इसको हम ट्रेचिया एंड ब्रोंचिया बोलते हैं। एक यहाँ पे ट्रेचिया एंड ब्रोंचिया एक हेयर होता है, यहाँ स्टक कर जाता है, ठीक है, अंदर नहीं जाने देता है। फिर हम लोग खांसते हैं तो फिर निकल जाता है। उसी तरीके से अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड बात में आप देख लेंगे जो लंग्स के बारे में एल्वेली बोले हैं। एल्वेली इज कॉमन रिस्पिरेटरी, जिसके अंदर में छोटा छोटा हेयर होता है, वो जो लंग्स में जो है ना, इसीलिए रिप्रेजेंट हो जाता है। सीरियस हेल्थ रिस्क हो जाता है लंग्स के अंदर में अगर अंदर चला जाता है तो ये भी एक मतलब इसमें ये है। तो हमको जो ई डस्ट जो इनहेलेबल है तो हम इनहेल कर सकते हैं लो रिस्क पे। ए डस्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होता है डस्ट का, और वो जब अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद हमारे डायरेक्ट लंग्स में जाता है, और लॉन्ग टाइम जब होता है तो रिप्रेजेंट रहता है। इट कुड लीड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीरियस हेल्थ रिस्क टू द लंग्स। ये भी बात करेंगे कि भाई अगर ठीक है डस्ट कौन सा, कितना माइक्रोन होनी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको पता है कि जो परमिसिबल लिमिट होता है, एक्सपोजर लिमिट आपको पता है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू आपको पता है, तो उसका जानना पड़ेगा आपको जो लेजिस्लेशन देखना पड़ेगा। हम नहीं कह सकते हैं कि हम सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं या अमेरिका में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लाइंट का क्या रेगुलेशन है, ठीक है, उसका मैनुअल क्या कहता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। था जनरली अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के बारे में, ओईएल के बारे में, तो ये क्या है, ये दोनों जो डस्ट हमने बताया ए डस्ट क्लास के बारे में अगर बात करें जो इनहेलेबल है वो 10 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर आप मतलब उसको इनहेल कर सकते हैं। ई डस्ट जो जनरल डस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो जो रिस्पिरेटरी में जाकर लॉन्ग टाइम रिप्रेजेंट रहता है, तो
वो आपका अराउंड 1.25 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है इसका। ये जो हम जो ऑयल बता ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट बता रहे हैं, ये डिफरेंट हो सकता है कंट्री बाय कंट्री, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि ये कोई हम सिलिका, सबसे पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम जो क्लास जो डिस्टिंग्विश डस्ट नहीं है, नहीं आपका एस्बेस्टर डस्ट है, ये नहीं है। अब इसी तरीके से बात करें कि अगर हम कंट्रोलिंग मेजर का बात करें तो इसमें डिफरेंट कंट्रोलिंग मेजर हो सकता है। जैसे हम साइट पे वाटर स्प्रिंकलिंग करा देते हैं, या फिर आप ये देखें कि क्या आपका जो इक्विपमेंट यूज़ करें वो सूटेबल है कि नहीं है, एक्सट्रैक्ट है कि नहीं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी टाइप आपका टूल्स आ चुका है, जैसे कि ग्राइंडर हो गया आपका, जो एंगल ग्राइंडर यूज़ करते हैं या फिर ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट लगा रहता है। अगर एक्सट्रैक्ट फिटेड है अगर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डस्ट कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर डस्ट ज़्यादा एक्सपोज होगा, आपके फेस पे आवेगा, तो वहाँ चांसेस है कि आप इनहेल करेंगे। उसी तरह अगर पॉसिबिलिटीज है तो वो आप वेट कर दें उस एरिया को। जैसे इस फर्श पे आप कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट कर दें आप, थोड़ा वाटर स्प्रिंक कर दें तो वहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डस्ट कंट्रोल, जैसे कि हम लोग देखते हैं जब एस्फॉल्ट कटिंग करते हैं कितना डस्ट उड़ता है, वहाँ पे अगर हम पहले थोड़ा सा पानी अगर ये कर देते हैं, अगर स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है डस्ट कंट्रोल हो सकता है। या फिर नया नया आजकल मार्केट के अंदर में है जो वैक्यूम जो डस्ट कंट्रोल करता है, उसको इस तरह का आप यूज़ करें। उसके बाद ये हमेशा ये लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं ना। तो ऑलवेज वी शुड एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल वी शुड बी द चेक ऑन द साइट, वी शुड बी कंसीडर्स इफेक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मान लिया अगर आप उसमें देखें कि अगर हम जो रिस्पायरेटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं साइट पे, क्या वो फिट टेस्टेड है रिस्पायरेटरी, या फिट टेस्टेड, आप प्रोग्राम भी करा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपका डस्ट कंट्रोल हो सकता है, और जो एक्सपोजर लिमिट है वो आपका मिनिमाइज। जब भी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे हम काम करें तो हम ज़रूर डस्ट के बारे में ज़रूर वहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग मेजर है वो अप्लाई करें, तो डेफिनेटली जो जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है। वीडियो में हम फिर इसके बारे में और भी बात करेंगे, ठीक है। थैंक